हाँ तो बेटा देखो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स का रिवीजन कोशिश करेंगे 15 मिनट में खत्म करते हैं। तो बेटा देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स बेटा इसमें होता क्या बेटा, देखो न्यूक्लियस बेटा स्टेबल क्यों है बेटा, सबसे पहला तो मतलब कारण मतलब हमको यही जानना है कि न्यूक्लियस स्टेबल क्यों बेटा, प्रोटॉन प्रोटॉन है, बहुत पास पास है, रिपल्शन है, तो स्टेबिलिटी का कारण क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। न्यूक्लियर रेंज में जो बेटा न्यूक्लियर फोर्स होता है 50 to 60 टाइम्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, मतलब फेम्टोमीटर्स के ऑर्डर पे ही बेटा केवल वो लगता है ना। जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का बेटा वो क्या होता है बेटा, R इक्वल टू R नॉट ए की पावर 1/3 वेयर R नॉट इज 1.2 फेम्टोमीटर। ठीक है, R नॉट की वैल्यू अलग अलग बुक्स में अलग अलग रहती है बेटा, जो एनसीईआरटी में मैं वो बोल रहा हूं आपके सामने। तो 1.2 फेम्टोमीटर, 1.2 इंटू 10 की पावर -15 है ना। तो बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं बेटा, जब वो 10 फेम्टोमीटर तक पहुंचता है तो न्यूक्लियर फोर्स अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। तो बेटा फिर उसके बाद मैं कह सकता हूं अगर दो प्रोटॉन है बीच में, अगर डिस्टेंस अगर 1 मीटर है मान लो, या 1 नैनोमीटर है, तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा होगा। पर अगर फेम्टोमीटर्स में है ना, अगर कोई कहता है 5 फेम्टोमीटर पे है, तो इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियर फोर्स जो होगा बेटा 50 to 60 टाइम्स बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बड़ा होगा, डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस कितना है। अब बेटा न्यूक्लियर फोर्स ये तो मैंने समझ लिया कि बेटा बहुत स्ट्रांग होता है, 50 to 60 टाइम्स होता है जब न्यूक्लियॉन्स पास पास होते हैं, जब न्यूक्लियॉन्स पास पास होते हैं तो बेटा ये बहुत बड़ा होता है। और तो एक बात ये समझना कि बहुत स्ट्रांग है, और बेटा ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। न्यूक्लियर फोर्सेस चार्ज इंडिपेंडेंट, न्यूक्लियर फोर्सेस चार्ज इंडिपेंडेंट। बेटा चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन में जितना होगा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी उतना ही होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी उतना ही होगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? लेकिन अगर नेट फोर्स की बात करूंगा प्रोटॉन प्रोटॉन में, तो वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन में बेटा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी आएगा दोस्तों। प्रोटॉन प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी आएगा, तो प्रोटॉन प्रोटॉन में बेटा जो नेट फोर्स होगा वो थोड़ा कम होगा, वो थोड़ा कम होगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जो नेट फोर्स है बेटा वो बराबर है, और प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या है बेटा, थोड़ा सा कम है। द रीजन बीइंग कि प्रोटॉन प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी है। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, न्यूक्लियर फोर्स इज 50 to 60 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन दे आर इन न्यूक्लियर रेंज, व्हेन न्यूक्लियॉन्स आर इन न्यूक्लियर रेंज। और न्यूक्लियर फोर्स बेटा कब ज्यादा होता है, जब पैरेलल स्पिन होती है। जब पैरेलल स्पिन होती है तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है। पैरेलल स्पिन में क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं है। जैसे मतलब जब अर्थ घूमती है सन के चारों ओर, तो बेटा एक सेंटर की तरफ को लगातार फोर्स आ रहा है, सेंट्रल फोर्स है। तो न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एक सेंट्रल फोर्स नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स एक्सपोनेंशियली घटता है बेटा, मतलब डिस्टेंस के साथ कैसे घटता है, एक्सपोनेंशियली घटता है, बहुत तेजी से घटता है, बहुत तेजी से घटता है। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई। तो बेटा न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बेटा हमने बेटा जो हो सकता था वो मैंने आपको लगभग बता दिया, ठीक है। तो अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात छूट गई बेटा, मतलब जस्ट टर्म मैं वर्ड यूज नहीं कर पाया बेटा, न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। मतलब फेम्टोमीटर्स में लग रहा है, 10 फेम्टोमीटर के बाद लग ही नहीं रहा। तो न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज। कई बार बेटा ये डायरेक्टली स्टेटमेंट आया, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है बेटा, शॉर्ट रेंज होता है। क्या होता है, मतलब समझ सकते हैं कि जस्ट पड़ोसी तक ही लगता है ना। तो ये जितना कसके पकड़े हुए हैं ना एक दूसरे को, तीसरा लाऊंगा तो वो भी उतना ही कसके पकड़ा रहेगा, चौथा लाऊंगा तो उतना कसके पकड़ेगा। इसलिए न्यूक्लियर मैटर की जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। अब अगर डेंसिटी कांस्टेंट है बेटा, एक न्यूक्लियॉन का अप्रॉक्सीमेटली मास क्या होता है बेटा, मान लो m है, तो अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर a है, तो a मास नंबर जो होता है बेटा वही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो m इंटू ए अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब ये डेंसिटी होती है, और डेंसिटी क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। ये 10 की पावर 17 की रेंज की होती है, और यहां से आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए और आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 का जन्म यहीं से होता है। अब कभी कभी आ जाता है कि जो बेटा न्यूक्लियस का जो एरिया है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वो ए की कौन सी पावर पे डिपेंड करेगा। इफ आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 2/3। क्या तो समझ में आ गया? अब बेटा इसके बाद अगली चीज आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम जो है बेटा यही वॉल्यूम है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू ए है। वॉल्यूम क्या है, प्रोपोर्शनल टू ए। तो बेटा रेडियस प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 2/3 एंड वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू ए। और बेटा जो एक छोटी सी बात और बताया तो साथ में 1 AMU बेटा हम किससे डिफाइन करते हैं बेटा, 1 AMU इज 1/12 मास ऑफ C12 एटम, 1/12 मास ऑफ C12 एटम। इसमें कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो बेटा कुछ न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं बेटा, कुछ न्यूक्लियस जो होते हैं बेटा वो स्टेबल होते हैं, और कुछ न्यूक्लियस स्टेबल नहीं भी होते हैं। तो बेटा स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, N/P रेशियो कितना है। छोटे न्यूक्लियस के लिए N/P रेशियो अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। मैं रीजन अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि रीजन बेटा टाइम टेकिंग होता है। मतलब हल्का सा आपको याद दिलाया तो बेटा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन
ऐसे रहते हैं बेटा, एक लेवल पे 2 होते हैं, पर न्यूट्रॉन में जो एनर्जी गैप होता है अगले लेवल में बेटा वो कम होता है, प्रोटॉन में ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ रिपल्शन, और वो आगे जाते जाते बढ़ता भी जाता है गैप। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि बेटा रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट वो भी बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे मतलब न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, रिपल्शन बढ़ेगा, तो जो अगले जो प्रोटॉन्स ऐड होते हैं उसमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है ज्यादा होता है, और ये बेटा बराबर होने चाहिए, क्योंकि अगर ये ज्यादा हुए तो प्रोटॉन बेटा न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, तो बेटा ये लेवल फाइनली बराबर रहने चाहिए। इसलिए छोटे न्यूक्लियस के लिए n/p रेशियो 1 होता है, और जितना बढ़ता जाता है n/p रेशियो की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो इनिशियली 1 होती है और बाद में तो 1.4 तक चली जाती है। 82Pb206 है, ये भी स्टेबल है ना, और 6C12 भी स्टेबल है। 6C12 में तो पता लग रहा है 6 प्रोटॉन है और यहां पर 12 न्यूक्लियन है, मतलब 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, तो बेटा 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। अरे दोस्तों ये दिख पा रहा है आपको यार? यहां से नहीं दिख पा रहा है, तो बेटा ये मेरे को बताना नहीं ना, आपको अपने आप सीट चेंज कर लेनी है अपनी, है ना दोस्त, फटाफट से सीट चेंज कर लें। तो 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। उठ जाओ वहां से तुरंत दोनों, और इनको पीछे जगह दे दो। सृष्टि इधर हो, आचल इधर हो, चलो शाबाश। तो बेटा 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। यहां पर तो बेटा स्टेबिलिटी के लिए 1:1 का रेशियो है, लेकिन यही 82Pb206 पे अगर मैं आऊं, अगर 82Pb206 पे आऊं, तो दोस्त मेरे को फटाफट से जरा ये बताएं 82Pb206 में कितने प्रोटॉन हो गए? 82, और न्यूट्रॉन कितने हो गए बेटा? ये सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन है, तो 82 के बाद 100 गया तो 182, 18, 118 प्लस 124, तो प्रोटॉन है 82 और न्यूट्रॉन कितने हो गए दोस्त? न्यूट्रॉन हो गए बेटा, दिस माइनस दिस करूंगा वो आ गया 124। कितना आ गया बेटा? तो न्यूट्रॉन आ गए 124। दोस्तों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं 80 का 1.5 टाइम्स होता है 120, है ना। तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं लगभग ये 1.5 टाइम्स आ गया है, तो कहने का मतलब ये है कि n/p रेशियो बेटा स्टेबिलिटी के लिए कहां तक पहुंच गया? 1.5। तो छोटे न्यूक्लियस के लिए, है ना, n/p रेशियो 1 होता है, तो जो ग्राफ आता है ना स्टेबिलिटी वाला वो कुछ इस तरीके का आता है, मतलब यहां पर स्टेबल है, तो n/p रेशियो पहले तो 1 ही रहता है थोड़ी देर तक, और बाद में बेटा वो n/p रेशियो 1 नहीं, उससे डेविएट कर जाता है। n/p रेशियो क्या होता है बेटा? ज्यादा चाहिए होता है। तो बड़े न्यूक्लियस के लिए n/p रेशियो ज्यादा चाहिए होता है, छोटे न्यूक्लियस के लिए n/p रेशियो कम चाहिए होता है ना। वैसे तो देखो बेटा इस पे जो क्वेश्चन आया ना कि n/p रेशियो से क्या रिएक्शन होगी, बीटा प्लस डीके होगी या बीटा माइनस डीके होगी, इस पे जो क्वेश्चंस आए बेटा वो तो एडवांस में आए हैं, है ना। तो मेरे को लगता नहीं कि मेरे को उसके बारे में आपके साथ चर्चा करने की जरूरत है कि मतलब वहां पर क्वेश्चन पता कैसे है, जैसे मान लो 6C12 है, ये स्टेबल है, यहां से बेटा 6C12 स्टेबल है सबको मालूम होता है, 7n14 स्टेबल है सबको मालूम होता है, 5b10 स्टेबल है सबको मालूम होता है, इनिशियली 1:1 होता है सबको मालूम होता है। लेकिन अगर मान लो कोई कह दे 5b12 है, तो ये क्या करने वाला बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, और छोटे के लिए n/p रेशियो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तो न्यूट्रॉन ज्यादा, तो न्यूट्रॉन क्या है? प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा प्लस इलेक्ट्रॉन में प्लस, और जब भी बेटा न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बने तो साथ में क्या बनता है? एंटी न्यूट्रिनो। क्या बनता है? तो यहां पर बीटा माइनस डीके होगी। क्या होगी बेटा? जो 5b12 है वो बीटा माइनस डीके करेगा। तो आपको ना ऐसे सोचना होता है कि आसपास वाले क्या हैं। जैसे बेटा आपको पता है जो IIT जब भी पूछता है वो पता है कहां पूछता है? जैसे Fe56 सबको मालूम है सबसे स्टेबल है, तो वो उसके आसपास का दे देगा, है ना। और आपको ये देखना होगा n/p रेशियो Fe56 का ज्यादा है या दूसरे का ज्यादा। अगर दूसरे का n/p रेशियो ज्यादा आ रहा है तो बेटा उसका फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, और अगर n/p रेशियो कम आ रहा है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन मतलब पर्सनली बोलूं तो बेटा मेरे को लगता है कि ये वही 45 में से एक आध क्वेश्चन में से ऐसा हो सकता है कि इतना ड्रामा हो, इतना ड्रामा नहीं होता है ना आपके पेपर में। तो बेटा 5b12 है, तो बेटा अब मेरे को ये समझ में आ चुका है कि यहां पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, तो अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो बन जाएगा 6c12 और -1e0 और एंटी न्यूट्रिनो। तो ये बेटा रिएक्शन हो जाएगी, है ना। इस तरीके से बेटा आप जज कर सकते हैं कि क्या होने वाला है ना। तो इसके बाद तो ये बेटा मैंने आपको बताया n/p रेशियो की कहानी बेटा स्टेबल है नहीं है। तो अगर बेटा देखो अभी तो मैंने बात करी कि स्टेबल है या स्टेबल नहीं है, तो बेटा अभी तो मैं बस खाली ना ये बात कर रहा हूं कि ये स्टेबल है और ये स्टेबल नहीं। n/p रेशियो पे डिपेंड करता है। कोई पूछेगा कि बेटा जो स्टेबिलिटी वो किस पे डिपेंड करेगी? n/p रेशियो पे। किस पे डिपेंड करेगी? n/p रेशियो पे डिपेंड करेगी। लेकिन कौन ज्यादा स्टेबल है? अब मान लो दोनों ही मतलब स्टेबल का मतलब ये नहीं कि वो फूटेगा ही नहीं कभी, है ना। कुछ मतलब अगर कोई दो है स्पीशीज जो दोनों फूट सकती हैं, तो दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? जो 1 सेकंड में मान लो अगर एक के 1000 न्यूक्लियस थे,
है ना, और 10 फुट है, और एक के क्या फुट है, 100 फुट है। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, जिसके 10 फुट है। कई बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? तो अब स्टेबिलिटी अगर मेरे को बतानी हो किसकी ज्यादा है, या अगर मान लो दोनों ही स्टेबल है, दोनों ही फूटते ही नहीं, दोनों ही रेडियोएक्टिव है ही नहीं, अब रेडियोएक्टिव है ही नहीं, तो उन दोनों में अगर स्टेबिलिटी बतानी है, तो स्टेबिलिटी बेटा मैं कैसे बताऊंगा, वहां पर बेटा ये चेक करना पड़ेगा कि फोड़ने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, फोड़ने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ेगी। अब बेटा ये जो फोड़ने के लिए ताकत है, ये बड़ी अजीब सी टर्म है, इसका नाम होता है बाइंडिंग एनर्जी। क्या होता है बेटा? अब बाइंडिंग एनर्जी बड़े न्यूक्लियस की ही ज्यादा होगी। अब मेरे को चाहिए बेटा, मेरे को क्या चाहिए, मैं फोड़ना क्यों चाहता हूं, मेरे को उसमें से प्रोटॉन न्यूट्रॉन चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? अब मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन चाहिए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बेटा अगर मैं यूरेनियम 238 को फोड़ूंगा तो उससे तो ज्यादा ही निकलेंगे, 2He4 से कम ही निकलेंगे, तो मैं बाइंडिंग एनर्जी से नहीं बता सकता हूं बेटा। वही मैंने आपको एग्जांपल देता ना कि लकड़ी काटी, एक से बेटा 20 किलो लकड़ी आई, एक से 100 किलो लकड़ी आई। याद आई बात? बेटा कह रहे हैं एक एक्स पेड़ है जिसमें मेरे को 10 जूल एनर्जी लगानी पड़ी, वाई पेड़ है जिसमें मेरे को 20 जूल एनर्जी लगानी पड़ी, पर 10 जूल से मेरे को मिली 20 केजी लकड़ी और 20 जूल से मेरे को मिली 500 केजी लकड़ी। तो लग तो रहा था 20 जूल लगाना वेस्ट जा रहा है, लेकिन 20 जूल से कितने केजी लकड़ी मिल रही है, एनर्जी पर केजी कितनी खर्च हो रही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी जा रही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो बेटा आपको क्या किया जाएगा, आपको बाइंडिंग एनर्जी दे दी जाएगी, 4 की पूछा जाएगा सबसे स्टेबल कौन है, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन करने हैं सबके लिए। तो बेटा स्टेबिलिटी जज किससे होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। दोस्तों कह दो समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से आपको पता लग जाएगी स्टेबिलिटी। क्या पता लग जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से स्टेबिलिटी पता लग जाएगी। क्या इसमें कोई दिक्कत की बात है? बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं। सवाल करना है या रहने दे? अब बेटा अगर, अब ये तो बात हो गई कि अगर स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल नहीं है तो होगा क्या बेटा? स्टेबल नहीं है तो क्या होगा? रेडियोएक्टिव डिके होगी, रेडियोएक्टिव डिके होगी। अब रेडियोएक्टिव डिके होगी, स्टेबल नहीं है तो क्या होगा बेटा? रेडियोएक्टिव डिके होगी, है ना, ढक्कन खोल देंगे, है ना। तो रेडियोएक्टिव डिके होगी, स्टेबल नहीं है तो क्या होगा बेटा? रेडियोएक्टिव डिके होगी। अल्फा बीटा गामा डिके, न्यूक्लियर फिजन हो सकता है ना। तो अल्फा बीटा गामा डिके पॉसिबल है। क्या बेटा, क्या पॉसिबिलिटी हो जाती है? अल्फा बीटा गामा डिके होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। जो बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, जो मैं देख रहा हूं कि इनके पेपर में भी आ रहे हैं, इनफैक्ट अगर मैं 2018 के पेपर की बात करूं एडवांस की, तो उसमें भी बेटा क्वेश्चन आया था बेटा कितने अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे। मेंस में भी इस साल आए हैं और नीट में भी बेटा पहले आ चुके हैं, कितने अल्फा बीटा निकलेंगे, शायद वो गिनने आते हैं अपने लोगों को। किसी के पास अगर कोई एक क्वेश्चन होगा तो मेरे को फटाफट से देगा अल्फा बीटा कितने कितने निकलेंगे, उस पर अगर कोई क्वेश्चन पड़ा हो आपके पास, कोई बुक है आपके पास, है ना, फटाफट से निकाल के देखेंगे। तब तक हम क्या करते हैं कि भागा, ये आपका काम है। तो बेटा मेरी बात सुने, ये अभी कहानी हो गई बेटा, अल्फा बीटा भी कितने निकलेंगे ये बात करनी है। अब अगर अल्फा बीटा निकलेंगे तो एनर्जी जो रिलीज होगी, है ना, वो कितनी रिलीज होगी बेटा? देखो अल्फा डीके पता कब होता है? अल्फा डीके होता है जब बेटा मास नंबर, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, क्वेश्चन में तो किसी भी कंडीशन में, जब मास नंबर 210 से बड़ा होता है तभी अल्फा डीके होती है। अल्फा डीके होती है बड़े न्यूक्लियस में, किसमें होती है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बहुत ज्यादा हो चुकी होती है तो एक चंक पूरा का पूरा निकल जाता है, अपना साइज रिड्यूस करता है, स्टेबिलिटी गेन करता है साइज छोटा करके, है ना, है ना, और चार्ज भी कम हो जाता है और बेटा साइज भी कम हो जाता है। तो बेटा बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अल्फा डीके तब होता है जब मास नंबर जो होता है 210 से बड़ा होता है, जब मास नंबर जो होता है 210 से बड़ा होता है। तो अगर कोई मेरे से पूछेगा अल्फा डीके की पॉसिबिलिटी क्या है, मास नंबर 210 से बड़ा हो, मास नंबर 210 से बड़ा हो। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, अगर अल्फा डीके होगी तो अगर कोई पूछे N/P रेशियो बढ़ेगा या घटेगा, कैसे बताओगे? जैसे मान लो 92 यूरेनियम 238, इसमें मान लो ये अल्फा डीके कर गया, तो अगर ये अल्फा डीके कर जाएगा तो थपाऊ नपप्पू थपाऊ TH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? TH, थोरियम 90 और ये 234 और ये बन गया 2He4। क्या बन गया? 2He4। दोस्त मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूं कि N/P रेशियो इसका ज्यादा है या इसका ज्यादा है। देखो मेरी बात सुनो, न्यूट्रॉन नंबर भी 2 से कम हुआ, प्रोटॉन नंबर भी 2 से कम हुआ, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर था कितना बेटा? प्रोटॉन नंबर था 92 और न्यूट्रॉन नंबर कितना? 92 के बाद कितना हो गया? 192 100 पे पहुंचा और 8 और ये 46 146। तो बेटा अगर ऊपर भी -2 किया नीचे भी -2 किया, परसेंटेज चेंज किस में ज्यादा आ रहा है बेटा? मेरी बात सुनो ध्यान से, है ना। अगर मान लो, खड़े जाओ खड़े जाओ मनु खड़े जाओ, इसने भी 5 केजी वेट कम किया, इसने भी 5 केजी वेट कम किया, आप समझ रहे हैं? ये बेचारा ये मरने की कंडीशन पे आ जाएगा और वो उसके बाद भी तंदुरुस्त दिखाई देगा, ज्यादा मोटा ही दिखाई देगा, है ना। बेटा मेरी बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? अच्छा ये जस्ट मजाक है, वो कहता है कि भाई दिस इज प्योर मसल, है ना, मैं भी यही कहता हूं। तो बेटा मेरी बात बहुत ध्यान सुने, N/P बेटा इसमें अगर ये 5 केजी वजन लूज करेगा तो इसमें परसेंटेज डिक्रीज क्या आएगा? ज्यादा आएगा, क्योंकि इसका वजन कितना? 50, इसने क्या लूज किया? 5,
तो इसका वजन क्या हो गया 45, 10% कम हो गया। कितना परसेंट कम हो गया? और इसने, इसका वजन कितना है 200, इसने किया 5 कम, 2.5% का डिक्रीज है, 97.5% रह गया। तो बेटा वही चीज कहना चाह रहा हूं, यहां पर 97.5% रह गया और यहां पर क्या रह गया बेटा 90% रह गया। तो बेटा ऊपर नंबर बड़ा आ गया, ऊपर नंबर बड़ा आ गया। तो बेटा N/P रेशियो जो है बेटा वो बढ़ जाता है, N/P रेशियो बढ़ जाता है, मतलब प्रोटॉन रिलेटिवली कम हो जाते हैं, प्रोटॉन रिलेटिवली कम हो जाते हैं, N/P रेशियो जो है बेटा वो बढ़ जाता है। तो बेटा अल्फा डीके से क्या होता है N/P रेशियो बढ़ता है, अल्फा डीके से क्या होता है N/P रेशियो बढ़ता है, अल्फा डीके से क्या होता है N/P रेशियो बढ़ता है। क्या तो याद हो गया भाई, याद हुआ या नहीं हुआ? अब देखो बेटा अगर अल्फा डीके होती है ना तो होता क्या है कि ये जो बेटा किसी ने जाके ऐसा नहीं किया कि यहां पर बेटा कोई पेरेंट न्यूक्लियर था जाके गुदगुदी लगे हंसते हंसते पुचुक से निकल गया, वहां पर से अल्फा डीके हो गई ना, ऐसा नहीं होता बेटा, वो अपने आप इंटरनल फोर्सेस से फूट रहा है। कैसे फूट रहा है? बेटा पेरेंट जो था बेटा वो डॉटर में कन्वर्ट हुआ और अल्फा में, तो दोनों के मोमेंटम क्या होंगे बेटा बराबर होंगे, क्योंकि पहले वो रेस्ट पे था, मोमेंटम जीरो था, बाद में भी बेटा मोमेंटम क्या होगा जीरो होगा। और मोमेंटम जीरो कब बनेगा बेटा? तब दोनों का मोमेंटम बराबर आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो ही दोनों का मोमेंटम बराबर होगा। और अगर मोमेंटम बराबर होगा तो दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी? बराबर। लैम्डा होता है H/P। तो कोई पूछेगा अगर अल्फा डीके हुई तो पेरेंट जो डॉटर न्यूक्लियर जो अल्फा पार्टिकल है दोनों की बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो क्या 1:1। मैं ये खाली अल्फा डीके के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये कोई भी न्यूक्लियर फिजन हो, 1 से 2 में फूट गया, 1 से 2 में फूट गया, एक बॉम्ब 2 में फूट गया, रेस्ट पे था, तो बेटा दोनों का मोमेंटम बराबर होगा, क्योंकि पहले मोमेंटम जीरो था, है ना। तो बेटा अगर मोमेंटम बराबर होगा तो बेटा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो क्या होती है H/P। तो बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या आएगी बेटा? बराबर आएगी। क्या आएगी बेटा? बराबर आएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो डॉटर न्यूक्लियर और अल्फा पार्टिकल दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होंगी बेटा? बराबर होंगी। अब बेटा जो एनर्जी रिलीज हुई है K अल्फा, जो एनर्जी रिलीज हुई है Q वैल्यू बेटा, Q वैल्यू होती है जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होगी? K अल्फा प्लस KD। और यहां से बेटा अगर जब आप K अल्फा निकालते हैं तो वो आता है Q इंटू A-4/A, है ना। मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, है ना, मेरे पास टाइम नहीं है। K अल्फा क्या था? Q इंटू A-4/A। K अल्फा क्या था? Q इंटू A-4/A। दोस्तों क्या तो समझ में आ गया, है ना। ये हो गई बेटा अल्फा डीके जो बड़े न्यूक्लियस में होती है। और कभी कभी क्या होता है बेटा जब N/P रेशियो गड़बड़ाया होता है, जो कि छोटे बड़े दोनों में हो सकती है, जब N/P रेशियो गड़बड़ाया होता है, न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। इसको हम बोलते हैं बीटा डीके। बीटा प्लस और बीटा माइनस दो तरीके की डीके, बीटा प्लस और बीटा माइनस दो तरीके की डीके। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अल्फा डीके में क्या हो रहा है बेटा? अल्फा पार्टिकल की एक पर्टिकुलर एनर्जी है। क्या? एक पर्टिकुलर एनर्जी। जस्ट अगर मैं बताऊं तो एक पर्टिकुलर एनर्जी 2-3 सेट ऑफ एनर्जी होती है। कई बार क्या होता है कि जो एनर्जी रिलीज होती है, कुछ डॉटर न्यूक्लियस वो एनर्जी लेके न्यूक्लियन ना एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। तो अगर Q में से E एनर्जी बेटा वो एक्साइटेड स्टेट में चली गई तो Q माइनस E बटेगी, कभी Q बटेगी। और एक्साइटेड स्टेट 2-3 पॉसिबल होती है। तो बेटा जो मेरे को अल्फा पार्टिकल मिलते हैं वो कुछ एक डिस्क्रीट एनर्जी होती है। कैसी एनर्जी होती है? डिस्क्रीट। लाइन स्पेक्ट्रा होता है उनकी एनर्जी का, या तो ये एनर्जी होगी या ये एनर्जी होगी या ये एनर्जी होगी। अल्फा डीके में जो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है वो 2-3 सेट वैल्यूज ही होती हैं, मतलब वो लाइन स्पेक्ट्रा टाइप का, आगे कुछ एक लाइंस मिलेंगी उनकी एनर्जी के। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन जो बीटा डीके है ना बेटा, ऐसा क्यों रहा है यहां पे अल्फा डीके में? क्योंकि दो चीजों में एनर्जी बटनी है और मोमेंटम दोनों का बराबर करना है, इसलिए स्पीड का रेशियो एक पर्टिकुलर आएगा, काइनेटिक का एनर्जी का रेशियो एक पर्टिकुलर ही आएगा। तो एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी ही रिलीज होगी, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी ही मिलेगी, क्योंकि जितना मास में डिक्रीज है वही एनर्जी में कन्वर्ट हुए। और जब वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो बेटा जो रेशियो है बेटा वो ऐसे बांटने की दोनों का मोमेंटम बराबर है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी की कुछ सेट ऑफ वैल्यूज ही आती हैं, कुछ सेट ऑफ। लेकिन बीटा डीके में 3 चीजें बनती हैं और 3 चीजों का मोमेंटम जीरो करने के इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो बेटा वहां पर जो बीटा पार्टिकल है उसके पास जो एनर्जी आती है वो 0 से लेके Q वैल्यू तक कुछ भी हो सकती है। जो बीटा डीके होती है तो बीटा पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी आती है, कोई कहेगा बीटा पार्टिकल की एनर्जी वो क्या हो सकती है? उसके पास एक रेंज हो सकती है 0 से लेके Q वैल्यू तक कुछ भी। याद हो गई बात? ठीक है, तो याद रखना है अल्फा पार्टिकल के पास कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ही होंगी, है ना, या हो सकता है एक ही वैल्यू हो। लेकिन बीटा पार्टिकल के पास क्या होती है? 0 से लेके Q वैल्यू तक जो एनर्जी रिलीज हो रही है, 0 से Q वैल्यू तक सारी की सारी एनर्जी पॉसिबल है। आपको एक बीटा मिलेगा मरगिल्ला से चल रहा होगा और एक मिल रहा होगा भर्र से भाग रहा होगा, है ना। तो अलग अलग एनर्जी के बीटा पार्टिकल्स मिलेंगे, सारी की सारी एनर्जी के मिलेंगे, सारी की सारी एनर्जी के मिलेंगे। अब बेटा देखो जो बीटा डीके हो रही बेटा, अगर N/P रेशियो बढ़ा हुआ, अगर N/P रेशियो स्टेबिलिटी से बढ़ा हो सृष्टि, फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन गिव्स प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। और अगर अच्छा इसमें रिएक्शन क्या बनेगी? ZXA गिव्स
न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बने तो Z+1 Ya, मास नंबर वही रहेगा बेटा। बीटा डीके में मास नंबर चेंज नहीं होगा, बीटा डीके में मास नंबर चेंज, बीटा डीके में मास नंबर चेंज नहीं होगा, बीटा डीके में मास नंबर चेंज नहीं होगा। दोस्तों कह दो आगे यार, बीटा डीके में मास नंबर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा न्यूट्रॉन खाली प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है बेटा, न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स मिला के, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो तो भी मास नंबर वही है। अरे हाँ ना बोलो यार, अरे बस खाली लड़का लड़की बन के आगे, साड़ी पहन के आगे, यहां पर क्लास में बैठ के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो वही रहेंगे ना, हाँ ना बोलो यार। तो बेटा Z, और यहां पर क्या हुआ, बीटा माइनस बाहर निकला, -1 E0 और साथ में एंटी न्यूट्रिनो, साथ में ये हो गई बीटा माइनस डी के, ये क्या हो गई। अब बेटा अगर N/P रेशियो मान लो अगर कम हुआ तो बेटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, साथ में क्या बनेगा बेटा पॉजिट्रॉन, साथ में क्या बनेगा न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो। अब देखो बेटा बात सुन लो मेरी ध्यान से, तो थोड़ी नहीं बेटा होता क्या है ना कि जब प्रोटॉन जो होता है ना उसका मास जो होता है एक्चुअली में न्यूट्रॉन से कम होता है, प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन से कम होता है। अब बेटा अगर प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन से कम है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कैसे हो सकता है, कुछ एनर्जी बाहर से मिलेगी वो मास में कन्वर्ट होगी, कुछ एनर्जी मिलेगी बाहर से जो कि मास में कन्वर्ट हो जाएगी और तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है ना। तो आइसोलेटेड प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, आइसोलेटेड न्यूट्रॉन बेटा होता है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि न्यूट्रॉन का मास बड़ा होता है। तो आइसोलेटेड अगर आपने न्यूट्रॉन्स रखे तो वो अपने आप प्रोटॉन में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, लेकिन आइसोलेटेड प्रोटॉन है उसको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तब वो जाके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, या वो न्यूक्लियस के अंदर हो सकता है कि बाकी से कहीं से एनर्जी मिल जाए तो मास बढ़ जाए, ऐसे ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे ये पॉसिबल नहीं है। तो बेटा ये हो गया बेटा बीटा प्लस डी के, और इसकी अगर रिएक्शन लिखूं तो क्या आएगी, ZX से गिव्स Z-1 Ya प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। मास नंबर प्रोटॉन एक कम हो गया, मास एटॉमिक नंबर एक से कम कर दिया, Z-1 कर दी, क्या तो समझ में आ गया यार। तो बेटा ये हो गई बीटा प्लस डी के, बीटा माइनस डी के। अब एनर्जी कितनी रिलीज होगी अगर कोई पूछ ले क्यू वैल्यू कितनी है, अरे भाई जो एनर्जी में जो मास में डिक्रीज आया इसका मास माइनस इसका मास करोगे है ना, इसके एटम का मास माइनस इसके एटम का मास इंटू C²। और बेटा AMU में मास गिवन होती है तो बेटा 1 AMU से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 931.5, 931 पर बेटा मैं तो 930 लेके कैलकुलेशन कर लेता हूं, अगर मतलब कैलकुलेशन मतलब ऑप्शन दूर दूर के हो तो इसका बेटा जो भी रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास है ना, कितनी एनर्जी कोई भी किसी भी रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास अगर AMU में तो इंटू 931.5। तो बेटा अगर मान लो रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, तो बेटा मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू 931.5, ये होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या क्यू वैल्यू किसी भी चीज की। अल्फा डीके हो रही हो मतलब रिएक्टेंट्स का मास जोड़ो प्रोडक्ट्स का मास जोड़ो, डिफरेंस लो इंटू 931.5। और अगर प्रोडक्ट्स का मास ज्यादा होगा फिर क्या होगा, प्रोडक्ट्स का मास ज्यादा होगा फिर क्या होगा, फिर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर वो हो जाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है किस में एनर्जी रिलीज होगी, तो आपको यही देखना होता है बेटा, अगर मैं बताया तो जैसे मान लो x प्लस वाई से बन रहा है z प्लस टी, ये दो न्यूक्लियस है, ये भी दो न्यूक्लियस है। अब बेटा देखो x, अब देखो जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन इधर होंगे उतने प्रोटॉन न्यूट्रॉन इधर होंगे, बैलेंस होगी इक्वेशन। तो ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इनको अगर फोड़ना होगा तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मेरे को लगानी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बन गए, जब वो कन्वर्ट होंगे ZT में तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट रिलीज होगी। तो नेट में रिलीज कब होगी बेटा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट तो लगाई है और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट रिलीज हुई, तो नेट में रिलीज कब होगी, जो रिलीज होने वाला कंटेंट है लगने वाले कंटेंट से ज्यादा हो। 200 रिलीज हुई 100 लगाई तो नेट में रिलीज हो रही, 200 रिलीज हुई 150 लगाई तो नेट में 50 रिलीज हुई। तो दोस्त बस मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है अगर वो रिएक्टेंट से ज्यादा होगी तो बेटा नेट में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। अगर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा होगी तो नेट में एनर्जी रिलीज होगी। दोस्तों कह दो समझ में आ गया, दीपक सदमे में समझ में आ गया। तो ये हो गई एक बात, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट अगर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा होगी तो हम कह सकते हैं नेट में एनर्जी रिलीज होगी, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगी निकलने में कम लगी तो बेटा क्या होगा, नेट में एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, है ना। और आपको बेटा मैं ऐसे क्वेश्चन करा भी चुका हूं, वो ऐसा क्वेश्चन आया था W गिव्स x प्लस वाई, x प्लस वाई गिव्स z प्लस टी, किसी एक FST में आया था बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, वो जरूर आपको कर लेना चाहिए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई बेटा अप्रोक्सीमेटली सारी की सारी बातें मैंने फिनिश ऑफ कर ही दी हैं।
अच्छा, अब इसके बाद बेटा रेडियो एक्टिविटी आया था। अब रेडियो एक्टिविटी तो कैसे होगी पता लगे, अल्फा बीटा गामा डीके हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? अल्फा बीटा गामा डीके। ऐसे करेंगे, एंड में कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि मतलब जो मैं बातें बोल रहा हूं थोड़ा सा आप रिलेट कर पाए। तो दोस्त बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं बेटा, रेडियो एक्टिविटी अब ये तो एक चीज हो गई बेटा कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। लेकिन जब वो धमाके कर रहा है पर सेकंड, है ना, अब वो अनस्टेबल है तो बेटा वो कुछ डिके कर रहा है। क्या कर रहा है? डिके कर रहा है। अब बेटा अगर वो डिके करेगा, अगर वो डिके करेगा तो बेटा अब मेरे को ये बात करनी है कि अगर वो डिके करे तो कितने टाइम में कितनी डिके होंगी, दैट इज एक्टिविटी। धमाके पर सेकंड कितने होंगे? तो बेटा माइनस dn/dt को हम बोलते हैं एक्टिविटी, जिसकी वैल्यू होती है लैम्डा n। क्या बोलते हैं इसको? लैम्डा n। और इसको इंटीग्रेट करते तो बेटा मिल जाता है n = n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। n = n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। और दूसरा एक और रिलेशन होता है n = n0 2 की पावर माइनस t/t हाफ। अगर कोई कहेगा 10 सेकंड में 90% रह गए 0.9 टाइम्स, तो 20 सेकंड में क्या हो जाएगा? 0.9 इंटू 0.9। क्यों? क्योंकि बेटा टी टाइम में अगर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, तो ये टी टाइम बाद की कहानी, 2t टाइम बाद की कहानी क्या होगी? n = n0 e की पावर माइनस 2 लैम्डा टी, जिसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो अगर पहले 0.9 टाइम्स हो तो 0.9 इंटू 0.9 टाइम्स हो जाएंगे 2t टाइम पे, मतलब 0.81 टाइम्स, मतलब 81% बचेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर कोई कहेगा t टाइम बाद हाफ हो गए तो 2t टाइम बाद हाफ के हाफ, 3t टाइम बाद हाफ के हाफ के हाफ 1/8। अगर t टाइम में 1/3 हो गए तो 2t टाइम में 1/3 के 1/3 1/9 हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? 3t टाइम में 1/3 के 1/3 के 1/3 हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? अगर कोई कहता है t टाइम में 1/10 हो गए तो 2t टाइम में 1/100 हो जाएंगे, 1/10 इंटू 1/10 टाइम्स हो जाएंगे। क्या तो समझ में आ गया है ना? तो ये बेटा एक चीज आ गई। अब बेटा इसमें होती क्या? हाफ लाइफ क्या होती है बेटा? 0.693 बाय लैम्डा। हाफ लाइफ क्या होती है? 0.693 बाय लैम्डा, ln2 बाय लैम्डा। और बेटा जो मीन लाइफ होती है क्या होती है बेटा? मीन लाइफ, एवरेज लाइफ बेटा, मतलब हर एक न्यूक्लियस की अलग अलग टाइम पे डिके किया, हर एक न्यूक्लियस अलग अलग टाइम पे डिके किया, तो बेटा सबकी लाइफ का अगर आप एवरेज लोगे तो वो होती है मीन लाइफ, जो आती है 1 लैम्डा। और मीन लाइफ जो है बेटा वो इससे बड़ी है हाफ लाइफ से। मीन लाइफ हाफ लाइफ से ऊपर बना रहे हैं, यहाँ पे 0.7 आ रहा है, तो मीन लाइफ बड़ी है, मीन लाइफ बड़ी है। तो मीन लाइफ अगर हाफ लाइफ से बड़ी है, इसका मतलब क्या होगा दोस्त? मीन लाइफ अगर हाफ लाइफ से बड़ी है तो शिक्षा क्या मिली कि किस टाइम में ज्यादा डिके करेंगे, हाफ लाइफ में, मीन लाइफ में? मीन लाइफ में ज्यादा डिके कर जाएंगे। फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस दैट विल डिके इन मीन लाइफ विल बी मोर देन फ्रैक्शन दैट विल डिके इन हाफ लाइफ, क्योंकि बेटा मीन लाइफ ज्यादा बड़ा टाइम है, ज्यादा बड़े टाइम में ज्यादा न्यूक्लियस डिके हो जाएंगे। मेरे को लगता है सब कुछ समझ में आता जा रहा होगा साथ साथ में, है ना? तो बेटा थ्योरी तो यहीं पे समाप्त होती है। जस्ट अगर एक छोटी सी चीज और बताऊं तो बेटा बचता है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में बेटा होता क्या क्या बेटा? न्यूक्लियर फ्यूल होता है जो बेटा रॉड्स की फॉर्म में डालते हैं हम लोग उसमें। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूल होता है, जो फिजनेबल मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूल। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूल। इन जनरल मतलब यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 को यूज करते हैं बेटा एज न्यूक्लियर फ्यूल। और होता क्या है बेटा, जब न्यूक्लियस जो होता है डिके करता है ना, तो क्या होता है? फिजन होता है। दो आपके पास मतलब क्या बोलते हैं बेटा, जो मतलब एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियस में जाता है, और n/p रेशियो बड़े न्यूक्लियस के लिए ज्यादा होता है, छोटे के लिए कम, तो कुछ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2.5 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। पर अगर एक से 2.5 न्यूट्रॉन्स आए, मान लो दो ही है, तो एक अगर फिजन हुआ तो दो आगे कर देगा, वो एक रिएक्शन से दो रिएक्शन हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, तो ये तो बॉम्ब बन जाएगा। तो हम चाहते हैं हर दो में से एक न्यूट्रॉन गायब हो जाए, तो हम इस तरीके से उसको अरेंज करते हैं ताकि दो में से एक गायब भी हो जाए। लेकिन बेटा जो न्यूट्रॉन निकलते हैं ना बेटा, उनके पास जो एनर्जी होती है बेटा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, जबकि हमको चाहिए होती मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एब्जॉर्ब होने के लिए। छोटी एनर्जी चाहिए होती। कैसी चाहिए होती बेटा? छोटी एनर्जी चाहिए होती ताकि वो एब्जॉर्ब हो पाए। स्लो न्यूट्रॉन आएगा तो ही तो बेटा, अगर मान लो गोली आई हल्के हल्के आई तो मेरे अंदर रुक जाएगी। अगर बहुत तेज आई है ना, लाइट की स्पीड से पच्चक से बाहर निकल जाएगी, तो मेरे अंदर रुक ही नहीं पाएगी, तो बेटा वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो बेटा होता क्या है कि हमको ना पहले न्यूट्रॉन फेंकना होता है, और न्यूट्रॉन जो फेंकते हैं बेटा, जब वो फूटता है उससे जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जी के होते हैं, तो उसको स्लो डाउन करना होता है। जो काम होता है किसका? मॉडरेटर का। सेम मास की चीज से टकराएं तो बेटा वो क्या होता है? स्लो हो जाते हैं। तो हैवी वाटर है ना, वाटर और ग्रेफाइट को हम यूज करते हैं एज मॉडरेटर, ठीक है। और क्या होते हैं बेटा, मतलब यहां पर क्या होती है बेटा, कंट्रोल रॉड्स और सेफ्टी रॉड्स होती है कैडमियम और बेरियम की, है ना, जिसमें जो क्या होती है बेटा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। जो क्या करती है? न्यूट्रॉन्स को
फालतू न्यूट्रॉन्स अगर मान लो ज्यादा हो जाए तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। अब बेटा एक होता है कूलेंट। कूलेंट क्या होता है बेटा, जो हीट जनरेट हुई वो लेके जाता है और वो पानी को उबालता है, वहां से स्टीम बनती है, स्टीम टरबाइन रन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं, है ना। तो होता क्या है कि बेटा देखो मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको ये बताया कि मास नंबर जो है बेटा वो बहुत बड़ा है ना। तो जब वो छोटे में कन्वर्ट होगा, जब वो छोटे में कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन निकलेंगे, और न्यूट्रॉन क्या होता है अनस्टेबल, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब बीटा माइनस डीके आएगी, है ना। एंटी न्यूट्रिनोज आएंगे, न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो साथ में एंटी न्यूट्रिनोज। इनफैक्ट जब n/p रेशियो कम चाहिए होता है ना तो कुछ तो न्यूट्रॉन निकल जाते हैं, कुछ न्यूट्रॉन तब भी एक्सेस में ही होते हैं। अब न्यूट्रॉन एक्सेस में होंगे तो बेटा क्या होगा, वो अंदर जो न्यूक्लियस बनेगा भी वो उसमें भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो। तो मतलब बीटा माइनस डीके होगी, गामा डीके आपको मिलेगी वहां पे, है ना, और एंटी न्यूट्रिनोज मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एंटी न्यूट्रॉन। गामा डीके तो बेटा हमेशा नहीं, कोई भी अगर फिजन, कोई भी फ्यूजन, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो बेटा न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है। जब वो डी एक्साइट होता है तो बेटा क्या होता है, कुछ गामा रेज निकलती हैं जब न्यूक्लियस के डी एक्साइटेशन से। तो अल्फा तब होती है जब 210 से बड़ा होता है, बीटा तब होती है, अल्फा होती है तो प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर दोनों चेंज होते हैं। और जब बीटा डीके होती है तो खाली और खाली एटॉमिक नंबर चेंज होता है, और जब गामा डीके होती है तो कुछ भी चेंज नहीं होता, तो कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो ये कहानी हो गई। और बेटा अल्फा बीटा गामा में दो प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करनी होती है बेटा, एक तो उनकी पेनिट्रेशन पावर और दूसरी उनकी आयनाइजिंग पावर। बेटा आयनाइजिंग पावर, इसकी मेरे को बुद्धि तोड़नी है, तो ऐसी चीज होनी चाहिए ईट जो इसके ना मुंह पे जाकर टकराए और इससे इंटरैक्ट करे, ऐसी चीज हो वो उसको फोर्स ही नहीं लगा रही तो उसका मुंह पीछे जाएगा ही नहीं, टूटेगा ही नहीं। तो बेटा कहने का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना तो उससे इंटरैक्ट करना होगा। इंटरैक्शन कब ज्यादा होता है, फोर्स कोई चीज कब लगा सकती है, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या तो मतलब ग्रेविटेशनल। तो बेटा मास ज्यादा हो, जब मास ज्यादा होगा और चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो आयनाइजिंग पावर बढ़ जाएगी। तो अगर मास ज्यादा किसका होता है बेटा, अल्फा का। चार्ज ज्यादा किसका, अल्फा का। बीटा के पास क्या है बेटा, मास भी कम है और लेकिन चार्ज कुछ तो है ना गामा के कंपैरिजन में, तो आयनाइजिंग पावर अल्फा की सबसे ज्यादा होगी, बीटा की कम और गामा की सबसे कम। अल्फा की ज्यादा, बीटा की कम, गामा की सबसे कम। और बेटा अगर मेरे को पेनिट्रेशन पावर की बात करें, पेनिट्रेट कौन कर पाएगा, जो फोर्स, जिस पे फोर्स ना लगे, भीड़ लगी है ना, एक लड़के को फेंका मैंने उठा के, अब वो ज्यादा अंदर तक घुस जाए लोगों के, है ना, मतलब ज्यादा पार निकल जाए भीड़ में, तो बेटा जो पतला सा होगा वो निकलता चला जाएगा, और जो मोटा होगा, अगर मान लो कि भीड़ में से इसको निकलना होगा, लोग फंसे हुए हैं वहां पे, मोनू नहीं निकल पाएगा। मोनू है ना, पिछले साल वाला जो मोनू था वो तो फटाक से निकल जाएगा, वो पतला सा था बिल्कुल, है ना। तो बेटा कहने का मतलब ये है, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अल्फा बीटा गामा में अल्फा की पेनिट्रेशन पावर मिनिमम होती है, गामा की मैक्सिमम होती है, और आयनाइजिंग पावर बेटा अल्फा की मैक्सिमम होती है और गामा की मिनिमम होती है। लेकिन अगर ईएम वेव्स में बेटा पेनिट्रेशन उसकी बात कर रही हो, आयनाइजिंग पावर की, तो बेटा जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है बेटा, अगर वो तो अब किसी के पास ही मास चार्ज नहीं है, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी बेटा वही ज्यादा आयनाइज कर सकता है और वही ज्यादा पेनिट्रेट भी कर सकता है। ठीक है, चलिए तो खत्म होता है बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स। आइए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस।